हेलो क्लास 8, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। और बच्चों, आप सब कैसे हैं? और मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी आपने आपका एग्ज़ाम अच्छे से दिया होगा। आपका एग्ज़ाम अभी हुआ है, अभी आपका कल ही फर्स्ट यूनिट टेस्ट जो आपका था वो आपका कल लास्ट था। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ने अच्छे से पेपर दिया होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किस चैप्टर का आपका सिलेबस भी आपको गया था और आपको कैसे पढ़ना था, कैसे तैयारी करनी थी, सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी थी। और मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छा एग्ज़ाम दिया होगा, आपका अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो चलिए बच्चों, आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 3 भारत में कंपनी राज का विस्तार पढ़ रहे थे। हमने देखा था कि किस तरह से भारत में कंपनी राज का विस्तार हुआ, किस तरह से वहाँ जो कंपनी राज जो थे वो किस तरह से भारत में अपने राज्य का विस्तार कर रहे थे और किस तरह से लगातार वो भारत में अपना राज्य स्थापित करना चाह रहे थे। उसके लिए उन्होंने, जो कि अंग्रेज़ थे, उन्होंने लड़ो फूट डालो और राज्य करो की नीति भी अपनाई थी, जिससे कि वो लोग ये चाहते थे कि वो ये जानते थे कि भारतीयों की जो कमज़ोर कड़ी है उसको अगर पकड़ा जाएगा तो भारतीय क्या है, कमज़ोर हो जाएंगे और इस तरह से वो अपने राज्य जो है वो हमारे भारत में विस्तार कर सकेंगे या स्थापित कर सकेंगे। और हमारी कमज़ोर कड़ी क्या थी? हमारे भारतीयों में फूट डालना। इन लोगों में, भारतीयों में भेदभाव था, एका नहीं था, एक मत नहीं होते थे और इसी का फ़ायदा जो था वो अंग्रेज़ जो है उठाते थे। तो इसके लिए इन लोग ने फूट डालो की नीति अपनाई और कई ऐसे भारतीयों के बीच में ही अलग अलग क्षेत्रों के, अलग अलग जगहों के, राज्यों के जो राजा हुआ करते थे वो क्या करते थे, आपस में युद्ध करते रहते थे। कोई क्षेत्र के लिए, कोई शासक बनने के लिए, कोई अपना साम्राज्य बनाने के लिए भारतवासी ही आपस में लड़ रहे थे। और इसका फ़ायदा किसने उठाया? इंग्लैंड ने, अंग्रेज़ों ने। क्योंकि वो लोग क्या करते थे, वो लोग जो कमज़ोर कड़ी होती थी, यानी कि जो कमज़ोर वर्ग होता था, उनको वो मदद देते थे। मदद कैसे देते थे? इसमें भी भारतीय ही जाकर उनसे मदद मांगते थे पहले। भारत, क्योंकि मैंने बताया था कि अंग्रेज़ जो थे वो भारतीयों की तुलना में उनके पास सेना भी बहुत मजबूत थी और आर्थिक रूप से भी वो अच्छे स्ट्रॉन्ग थे। तो इसलिए उन लोग क्या करते थे, उनको इस्तेमाल करते थे और भारतीय जो थे वो कमज़ोर हो जाते थे जब उनकी जिस भी पक्ष की या जिस भी क्षेत्र की उनकी कमज़ोर हो जाते थे। तो इन लोग क्या करते थे, जाते थे अंग्रेज़ों से मदद मांगते थे और अंग्रेज़ क्या थे, वो तुरंत उनको मदद देते थे। मगर मदद उनका देने का क्या उनका उद्देश्य रहता था कि वो उनसे उनके प्रॉफिट का, यानी कि जो या तो वो जो जीतते थे उसका क्षेत्र का कुछ हिस्सा वो मांग लिया करते थे, या कोई ना कोई लाभ जो है वो इंग्लैंड अंग्रेज़ जो है वो उनसे मांगते थे। इस तरह से करते करते उन्होंने अपना क्या किया, अपना अधिकार जो था, अपना राज्य का विस्तार यहाँ स्थापित करना चाहा। और इसी तरह से हमने मैसूर के बारे में देखा था। मैसूर में विजयनगर साम्राज्य का जब पतन हुआ था तो उसके बाद भी मैसूर राज्य ने अपनी स्वाधीनता को बनाए रखना चाहा था। हाँ, मतलब विजयनगर साम्राज्य का जब खात्मा हो गया था, पतन हो गया था, समाप्त हो गया था, तो उसके बाद भी मैसूर में राज्य अपने साम्राज्य को का स्वाधीनता जो था वो बनाए रखना चाहता था। और इसी को लेकर 18वीं शताब्दी में ही हैदर अली, आपने देखा होगा अपनी बुक में हैदर अली के बारे में दिया हुआ है कि 18 शताब्दी के प्रारंभ में ही हैदर अली ने क्या किया, मैसूर की सेना में एक साधारण व्यक्ति के रूप में उन्होंने कार्य किया। हाँ, हैदर अली के बारे में आप सब जानते हैं। पहले तो उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही साधारण से व्यक्ति के रूप में उन्होंने मैसूर की सेना के कार्य किया। उसके बाद उनकी प्रखर बुद्धि और एक तेज़, मतलब वो बुद्धि से बहुत तेज़ थे और बहुत इंटेलिजेंट थे, और इसी प्रखर बुद्धि के कारण जल्द ही उनकी सेना में उच्च पद उनको मिल गया। और देखते ही देखते
1761 ईस्वी में उन्होंने मैसूर राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। अब क्या हुआ, पहले तो हैदर अली का क्या बताया गया कि एक साधारण से सेना के रूप में, एक साधारण से व्यक्ति के रूप में उन्होंने मैसूर की सेना में कार्य किया। फिर उच्च बुद्धि और प्रखर बुद्धि होने के कारण उन्होंने बहुत जल्द ही उस सेना में उच्च पद प्राप्त कर लिया और देखते ही देखते उन्होंने 1761 ईस्वी में क्या किया, अपना साम्राज्य जो था वो पूरा फैला लिया और उसके साथ ही साथ मैसूर पर उन्होंने पूरी तरह से अधिकार अपना स्थापित कर लिया। अब जब उन्होंने मैसूर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया तो उसके साथ ही साथ उन्होंने कई क्षेत्रों को भी जीत लिया। कई इलाके जैसे कर्नाटक, मालाबार, सेदा, इस तरह से कई क्षेत्रों को उन्होंने जीत लिया। अब मालाबार की जीत से हैदर अली की सत्ता का समुद्र तट तक विस्तार हो गया। अब जब उन्होंने मालाबार को जीत लिया तो इस तरह से हैदर अली का जो साम्राज्य था वो और भी ज़्यादा फैल गया और भी उनका विस्तार होने लगा और इससे जो थे वो अंग्रेज़ बहुत प्रभावित हुए, उनको तकलीफ़ हुई। अब कोई भी है, अंग्रेज़ अपनी साम्राज्य को फैलाने के लिए आए हैं और वो ये चाह रहे हैं कि उनका साम्राज्य फैल जाए और वो पूरे भारत पर वो अपना राज्य स्थापित कर लें। मगर अब क्या देख रहे हैं कि हैदर अली जो है उन्होंने मैसूर पर अपना अधिकार कर लिया है और साथ ही साथ वो अपने सारे धीरे धीरे वो अपने कई क्षेत्रों को वो जीत रहे हैं। तो इससे ये स्वाभाविक था कि हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में युद्ध हुए। इस तरह से दोनों के मध्य संघर्ष शुरू होने लगा और अंत में जाकर 1767 ईस्वी से लेके 1799 ईस्वी, हाँ मतलब 1767 ईस्वी से लेके 1799 यानी कि 32 साल 32 साल, हाँ 67, 77, 87, 97 और 99 यानी कि 32 इयर्स उनके बीच में मैसूर और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध होते रहे। मतलब कि 32 साल तक ये युद्ध उनका चलता रहा और 4 युद्ध उनके बीच में हुए, जिसमें कि आज हम लोग पहला युद्ध देखेंगे, प्रथम अलंग मैसूर युद्ध जो कि 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी के बीच में हुआ था। ये 2 सालों के बीच में इनका पहला प्रथम युद्ध जो है वो हुआ था। इसमें अब इस युद्ध में हमने क्या देखा कि पहले तो हमने ये देखा कि ये युद्ध जो है मैसूर का प्रथम युद्ध जो है वो 1767 ईस्वी से लेकर 1769 ईस्वी के बीच में हुआ। इन 2 सालों के बीच ये युद्ध पहला हुआ। इसमें क्या हुआ, हैदर अली को आगे बढ़ने से रोकने के, अब उनका पहला उद्देश्य, अंग्रेज़ों का पहला उद्देश्य क्या है कि हैदर अली बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। एक मैंने बताया कि उनकी प्रखर बुद्धि के कारण वो एक साधारण व्यक्ति से एक सेना के उच्च पद पर आ गए और उसके साथ ही साथ उन्होंने मैसूर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अब अंग्रेज़ क्या कर रहे हैं, अंग्रेज़ हैदर अली को आगे बढ़ने से रोकने के लिए अंग्रेज़ों ने हैदर अली के विरुद्ध क्या किया, निजाम, मराठों और कर्नाटक के नवाबों का एक सम्मिलित मोर्चा जो है वो बनाया। किंतु हैदर अली जो थे वो इससे घबराए नहीं, विचलित नहीं हुए। अब ये क्या कर रहे हैं, अंग्रेज़ क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं इनको, निजाम को, मराठों को और कर्नाटक के जो नवाब थे उनका समुचित एक मोर्चा निकाला गया। हाँ, मोर्चा समझते हैं ना, जैसे कि ये सब मिलकर एक धरना दे रहे हैं, एक मोर्चा निकाल रहे हैं इनको कमज़ोर करने के लिए, हैदर अली को कमज़ोर करने के लिए, ठीक है, इनके विरुद्ध। अब कोई भी व्यक्ति अगर आगे बढ़ रहा है और अच्छा कार्य कर रहा है या बढ़ रहा है, सफलता की ओर जा रहा है, मगर अगर 4 लोग खड़े होकर उनके विरुद्ध मोर्चा निकालें या उनको पीछे ढकेलने के लिए अगर कोई बात का कोई जुलूस निकालते हैं, कोई मोर्चा निकालते हैं, तो उससे उस व्यक्ति पे प्रभाव पड़ेगा। कुछ हो या ना हो, मगर वो देखेगा, सोचेगा, परेशान होगा, विचलित होगा और कहीं ना कहीं वो ये सारी चीज़ें उसको प्रभावित करेंगी और वो कमज़ोर हो जाएगा। तो इसी तरह से हैदर अली को अंग्रेज़ों ने कमज़ोर करने के लिए क्या किया, मोर्चा, निजाम का, मराठों का, कर्नाटक के जो नवाब थे उनका एक समुचित मोर्चा निकाला। मगर उसके बावजूद भी हैदर अली जो थे वो विचलित नहीं हुए, वे बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए। अब उन्होंने, मैंने बताया कि उनकी बुद्धि बहुत प्रखर थी, बहुत तेज़ बुद्धि के थे। अब उन्होंने क्या किया, मराठों को उन्होंने धन का लालच दे दिया। अब सब लोग जानते हैं कि पैसों की वजह से भाई धन के लिए और
क्षेत्रों के लिए ही तो सब लड़ते हैं एक दूसरे से। और जब मराठों को धन का लालच दे दिया गया तो वो अपने आप वो चुप हो गए, और उसके साथ ही साथ निजाम को प्रदेश का प्रलोभन यानी कि लालच देकर उन्होंने अपनी ओर मिला लिया। यानी कि अब निजाम और मराठा जो हैं वो किसके ओर मुड़ गए हैं? हैदर अली की तरफ। क्यों? क्योंकि हैदर अली ने उनको किसी को धन का लालच दे दिया, किसी को प्रदेश का लालच दे दिया कि भाई मैं तुम्हें जीत के ये प्रदेश दे दूंगा, ये क्षेत्र दे दूंगा। तो इस तरह से उन्होंने लालच दी, और बाद में इसके बाद क्या हुआ कि इसके पश्चात उसने कर्नाटक पर का आक्रमण कर दिया। अब निजाम को उन्होंने धन का लालच दे दिया और मराठों को उन्होंने प्रदेशों का लालच दे दिया। अब बचे कर्नाटक के, तो कर्नाटक पर उन्होंने क्या किया? आक्रमण कर दिया। और उसके बाद 1.5 वर्ष तक ये युद्ध जो है वो चलता रहा, और हैदर अली ने मद्रास चेन्नई को घेर लिया। वो स्ट्रॉन्ग थे, अपनी तरफ से मजबूत थे। अब 2 को तो इन्होंने अपने ओर मोड़ लिया और 1 पे उन्होंने आक्रमण कर दिया, और उसके बाद ही हैदर अली क्या करने लगे? युद्ध के बीच में उन्होंने पूरी तरह से मद्रास को, चेन्नई, ये सब को अपने घेरे में घेर लिया। और उसके बाद जब सारे तरफ से ये दिखाई देने लगा कि अब हैदर अली को कोई भी क्या कर नहीं सकता है? हरा नहीं सकता है, क्योंकि वो हर तरह से मजबूत हो रहे हैं। तो 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को हैदर अली तथा अंग्रेज़ों के मध्य संधि हो गई। संधि का मतलब समझते हैं? कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। ठीक है, क्योंकि अब जब आप देख रहे हैं कि वो जीतने नहीं देगा और वो जीतता ही जा रहा है। हैदर अली जो है वो मजबूत हैं, वो कभी लालच दे रहे हैं धन का, कभी दे रहे हैं प्रदेश का, कभी आक्रमण कर दे रहे हैं। तो कुल मिला के जब उनको नहीं हराया जा रहा है, तो अब अंग्रेज़ों और हैदर अली के बीच 4 अप्रैल 1769 में क्या हो गया? कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, संधि हो गई। और इस संधि के द्वारा, संधि का मतलब क्या होता है? कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। अब कॉम्प्रोमाइज़ में क्या हुआ? इस संधि के द्वारा जीते हुए प्रदेशों को एक दूसरे को लौटा दिया गया तथा विपत्ति में एक दूसरे की सहायता देने का भी वचन लिया गया। कितनी इंटरेस्टिंग ये चीज़ हो गई ना, कि पहले तो इन लोगों ने देखा, रोकना चाहा, युद्ध किया, इनको रोका, हैदर अली को रोका, उनको आगे बढ़ने से रोकने के लिए कई तरह के लोगों को इकट्ठा करके इनके लिए मोर्चा निकाला गया। मगर बाद में जब इन्होंने सबको अपने ओर मोड़ लिया और उसके साथ ही साथ इन्होंने आक्रमण भी कर दिया, अब इनके सामने कोई भी रास्ता नहीं रह गया। अब अंग्रेज़ों ने क्या तरीका अपनाया कि संधि कर ली जाए, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाए, और इसके बाद उन्होंने हैदर अली से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। और जब ये संधि कर ली गई, तो संधि के ही दौरान उन्होंने क्या किया? संधि में क्या किया गया कि जो जीता हुआ प्रदेश है, चाहे अंग्रेज़ों ने जो प्रदेश जीता हो या हैदर अली ने, वो अपना अपना प्रदेश एक दूसरे को वापस कर दिया जाए। और उसके साथ ही साथ ये वचन लिया गया था एक दूसरे से कि विपत्ति के समय में एक दूसरे की सहायता करेंगे और युद्ध नहीं होगा। सहायता करने का क्या मतलब है? संधि करने का क्या मतलब हो गया? कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, एक दूसरे का प्रदेश दे दिया गया है। और इसके साथ ही साथ अब कोई भी तरह का युद्ध नहीं होगा। अब विपत्ति के समय में, यानी कि कोई परेशानी, दिक्कतों के समय में एक दूसरे की सहायता की जाएगी। तो ये पहला जो युद्ध था, अब इस तरह से प्रथम युद्ध जो था वो समाप्त हो गया था। मगर अभी भी 3 युद्ध और बाकी थे। पहला युद्ध में तो इन्होंने संधि कर ली और युद्ध समाप्त हो गया। मगर उसके बाद अंग्रेज़ क्यों चुप बैठेंगे? उन्होंने फिर से मराठों को किसी तरह से अपने बस में करा और 1761 ईस्वी में मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण कर दिया। परंतु 1769 ईस्वी में हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में जो संधि हुई थी, मतलब इन लोगों में क्या संधि हुई थी, क्या कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था कि कोई भी एक दूसरे की जब खराब परिस्थितियाँ रहेंगी तो एक दूसरे की मदद करेंगे, सहायता करेंगे। मगर इस संधि के भी जो इन लोग का एग्रीमेंट हुआ था, उसमें भी उन लोग ने सही उस चीज़ पे नहीं उतरे। यानी कि अंग्रेज़ जो थे उन्होंने हैदर अली की कोई भी सहायता नहीं करी। अब इससे हैदर अली ने निजाम और मराठों को मिलाकर अब इन्होंने क्या किया,
जिस तरह से इन्होंने पहले मराठों को और निज़ाम को अपने ओर मिला लिया था, अब इन्होंने फिर से हैदर अली ने क्या किया, अभी तो उनको ख़राब लगा कि अंग्रेज़ों ने उनकी कोई भी सहायता नहीं करी। अब इन्होंने मराठों और निज़ामों को क्या किया, मिला लिया, अपनी ओर मिला लिया और अंग्रेज़ों के विरुद्ध उन्होंने एक बड़ा मोर्चा निकाला। और उसके बाद जुलाई 1780 ईस्वी में हैदर अली ने कर्नाटक पर भी आक्रमण कर दिया और इसके बाद कर्नल बेली के अधीन अंग्रेज़ी सेना को पराजित कर आरकट को उन्होंने, अरकाट एक क्षेत्र है उसको इन्होंने क्या किया, जीत लिया। ठीक है, मतलब अभी हम क्या देख रहे हैं, एक के बाद वो अपनी ओर मिला रहे। अभी यहाँ पर निज़ाम और मराठा और कर्नाटक इनको इस्तेमाल किया जा रहा है, ये अपनी ओर इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने ओर मिला रहे हैं, इनसे युद्ध करा रहे हैं, ये अपने ओर मिला रहे हैं, इनसे युद्ध। पहले अंग्रेज़ ने मराठा को मिला लिया और हैदर अली से युद्ध कराया। अब इन्होंने हैदर अली की, जब अंग्रेज़ों ने कोई मदद नहीं करी तो हैदर अली समझ गए कि कोई मदद नहीं करेंगे इन लोग की, ये चाल है। अब ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने मराठों और निज़ामों को अपनी ओर मिला लिया और अंग्रेज़ों के विरुद्ध उन लोग के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा निकाला और जिसके फलस्वरूप उन लोगों ने क्या किया, हैदर अली ने कर्नाटक पर भी आक्रमण कर दिया और साथ ही साथ कर्नल बेली जो कि अंग्रेज़ी सेना के थे, उनको क्या करा, अपने ओर करके अंग्रेज़ी सेना को पराजित कर दिया। और उसके बाद ही कौन सा क्षेत्र, आरकाट एक क्षेत्र है, उसको भी इन्होंने जीत लिया। इसी बीच अंग्रेज़ ने निज़ाम तथा मराठों को हैदर अली से अलग कर दिया। अब एक दूसरे को सिर्फ इन लोग कमज़ोर करने में लगे हुए हैं, तोड़ने पे लगे हैं। उसके बावजूद भी हैदर अली जो इतने आक्रमण और इतने खेल होने के बावजूद भी हैदर अली जो थे वो उन्होंने इस स्थिति का सामना किया, घबराए नहीं। मगर अंत में इसका परिणाम यही हुआ कि नवंबर 1781 ईस्वी में उनकी पराजित हो गई, यानी कि वो हार गए। और 1782 ईस्वी में हैदर अली अंग्रेज़ों से बुरी तरह से वो हार चुके थे। मतलब कि पहले तो 81 में वो हार गए, इस युद्ध में, द्वितीय युद्ध में वो हार गए और एक साल के बाद ही अब वो पूरी तरह से कमज़ोर हो चुके थे और वो अंग्रेज़ों से पूरी तरह से हार गए थे। और 6 दिसंबर 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो गई। अब हैदर अली के बेटे कौन हैं, टीपू सुल्तान। तो हैदर अली की जब 6 दिसंबर 1782 ईस्वी में जब हैदर अली की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद हैदर अली की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र टीपू सुल्तान उनके शासन के उत्तराधिकारी बन जाते हैं और उनका सारा शासन वो ही संभालते हैं। और जो युद्ध चल रहा था उन्होंने उसको कंटिन्यू रखा। टीपू ने एक वर्ष तक इस युद्ध को जारी बनाए रखा। अंत में दोनों पक्ष ने मार्च 1784 ईस्वी में मैंगलोर में संधि कर ली और दोनों एक दूसरे के प्रांतों को जो उन्होंने जीते हुए थे उसको लौटाने का फैसला कर दिया। मतलब पहला जो युद्ध हुआ उसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, उसमें हैदर अली और अंग्रेज़ के बीच हुआ, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया और अपना जो क्षेत्र इन लोग का था इन लोगों ने एक दूसरे को वापस कर दिया। अब जब द्वितीय युद्ध जब हुआ तब इन्होंने, अंग्रेज़ों ने क्या चाल चली, जो मराठा थे जिन्होंने धन के लालच में, जब धन की लालच देकर वो हैदर अली की तरफ मुड़ सकते हैं तो वो कुछ धन के लालच में या कुछ पैसों के उसमें वो अंग्रेज़ की तरफ भी मिल सकते हैं। तो इस तरह से अंग्रेज़ों ने मराठों को क्या इस्तेमाल किया, मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण कर दिया, युद्ध करने के लिए उन्होंने आक्रमण कर दिया और बार बार वो हैदर अली उनको अपनी तरफ मिला रहे हैं, अंग्रेज़ों के विरुद्ध मोर्चा निकाल रहे हैं, कभी अंग्रेज़ उन्हें अपनी तरफ मिला रहे हैं और हैदर अली के खिलाफ काम कर रहे हैं और ये पूरा युद्ध इसी तरह चलता रहा और अंत में परिणाम यही हुआ कि स्थिति खराब हुई और हैदर अली जो थे वो पूरी तरह से हार गए। और उसी के साथ ही साथ 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो गई। उनके मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र टीपू सुल्तान ने उनका सारा कार्यभार, उनका शासन, जो उनका शासन फैला हुआ था वो सारी चीज़ों को उन्होंने संभाला और उसी के साथ साथ युद्ध भी उन्होंने 1 साल तक उस युद्ध को भी जारी रखा जो हैदर अली के बीच में हुआ था।
उन्होंने इस 1 साल तक इस युद्ध को भी पूरा जारी रखा, मगर बाद में इन लोगों ने क्या करा, अंत में दोनों पक्षों ने 1784 ईस्वी में मैंगलोर में जाकर उन लोगों ने मैंगलोर संधि कर ली और दोनों ने फिर से क्या फैसला किया, संधि कर ली, कॉम्प्रोमाइज़ किया और एक दूसरे का प्रांत, एक दूसरे का जो भी जीता हुआ देश था, राज्य था, वो एक दूसरे को लौटाने का इन्होंने फैसला कर लिया। इस तरह से पहला युद्ध हुआ, समाप्त हुआ, अब दूसरा युद्ध हुआ, अब ये भी समाप्त हो गया। अब है तीसरा अलंग मैसूर युद्ध जो कि 1719 ईस्वी से लेकर 1792 ईस्वी में हुआ था। अब ये किसके किसके बीच हुआ है, ये अंग्रेज़ों और मैसूर के विरुद्ध तीसरा टकराव युद्ध जो कि 1780 ईस्वी में हुआ था। अब हैदर अली तो नहीं है, मगर अब इनके पुत्र हैं। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में, अभी हम लोगों ने 2 युद्ध के बारे में, प्रथम युद्ध आलम मैसूर का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध हम लोगों ने देखा कि किसके किसके बीच हुआ, कैसे लड़ाई हुई, फिर कैसे उन्होंने संधि कर ली और संधि के बदले उन्होंने क्या शर्त रखी, ये चीज़ हम लोगों ने पहली और दूसरी संधि में देखा। अब साथ ही साथ हम लोग तीसरा अलंग का युद्ध कैसे हुआ ये हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी, नहीं तो आप लोग को नहीं समझ में आएगा उतना ज़्यादा, इसीलिए 2 युद्ध हमने आज देखे हैं। हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में उसका द्वितीय युद्ध और चौथा युद्ध जो है, तृतीय युद्ध और चौथा युद्ध जो है वो हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बच्चों इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। केवल आप अगर अच्छे से वीडियो देखोगे और आप अपनी बुक को भी सामने रखोगे तो आपको बहुत अच्छे से सारा चीज़, एक एक चीज़ समझ में आएगा, ठीक है, जो कि आगे आपके एग्ज़ाम होगा उसमें आपको हेल्प मिलेगी। तो इसीलिए अभी से आप समझे रहोगे, सीखे रहोगे तो बाकी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अपनी बुक भी अच्छे से रीड कर लीजिएगा, उसके आगे का भी कर लीजिएगा, ताकि जब इसके आगे मैं आपको समझाती हूँ, बताती हूँ तो आपको प्रॉब्लम ना हो, आप अच्छे से सीख के समझ सको, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। हैव ए नाइस डे।